नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद साथियों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर से ज्ञान विहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नई जानकारियों के साथ में। जो हम संधि अध्याय पढ़ रहे थे उसके बारे में ही कुछ और आगे अध्ययन करने के लिए। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले ज्ञान विहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो अपडेट है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, पिछले वीडियो में जो हमने व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में चर्चा की थी, आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम के बारे में। ठीक है, तो व्यंजन संधि का जो नियम दूसरा है वो दूसरा नियम क्या है? नियम 2। तो मित्रों यहाँ पर हम बात त के बाद श हो तो त का च तथा श का छ हो जाता है। श का छ हो जाता है। मित्रों यहाँ पर आप देखोगे कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? त होगा, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो क्या होगा? श होगा। यानी स्थिति हमारे पास में यदि हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा कि पहले तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? त होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि व्यंजन संधि में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वो हमेशा हल होता है, यानी कि स्वर रहित व्यंजन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो त है वो स्वर रहित है, यानी कि हल है। अब हम बात करते हैं दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? श होना चाहिए। तो मित्रों आपको मालूम होना चाहिए अब कि त के बाद में श हो तो त को हम किस में बदल देंगे? त का रूपांतरण हो जाएगा च के रूप में। जो बाद में श है इस श का रूपांतरण किस रूप में हो जाएगा? छ के रूप में हो जाएगा। तो दोनों को अगर जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये वर्ण कुछ इस प्रकार से हमारे सामने जुड़े हुए प्राप्त होंगे छ के रूप में, जिसमें हलंत च होगा और छ पूर्ण व्यंजन के रूप में होगा। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। तो मित्रों ये जो नियम है ये काफ़ी ध्यान से पढ़ने के लायक नियम हैं। इसके कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जो बहुत कठिन भी होंगे, बहुत ही जो हायर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो या एसआई के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा हिंदी का जो वेटेज है वो एसआई के एग्ज़ाम में होता है, तो वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं। तो अच्छी तरह से इस नियम को पढ़ें, ध्यान में रखें। ठीक है, हम बात करते हैं कि त के बाद का कोई उदाहरण। तो मित्रों यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है शरत प्लस शशि। शरत प्लस शशि। मित्रों हमें इन शब्दों की संधि करनी है, इन शब्दों को जोड़ना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि शरत में प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? आप देख सकते हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? दूसरे पद का प्रथम वर्ण आप देख सकते हैं श है। तो अब आप नियम की तरफ देखिए कि त के बाद में श होना चाहिए, त के बाद में श हो रहा है, तो हम त का रूपांतरण किस में करेंगे? च के रूप में करेंगे। तो हम इनको साथ में जोड़ते हुए चलें तो शरत में जो श र ये तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। अब आप देख सकते हैं त के बाद में श है, इसलिए त का रूपांतरण हमें किस रूप में करना? त का रूपांतरण च रूप में हो रहा है। ये त हलंत है इसलिए बनने वाला भी क्या होगा? च हल होगा, यानी कि आधा होगा। अब हम बात करते हैं श के, तो श का रूपांतरण किस में हो रहा है? आप यहाँ देख सकते हैं श का रूपांतरण छ के रूप में हो रहा है, तो हम छ लिखेंगे। बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। अब आप देख सकते हो कि शरत प्लस शशि को हमने जोड़ा तो संधि पद के रूप में हमें क्या पद प्राप्त हुआ? शरत शशि। ठीक है, हम इन शब्दों को यदि एक साथ बोलने का प्रयत्न भी करेंगे तो हमारा उच्चारण इसी रूप में होगा। ऐसा कुछ एक अच्छा सा उदाहरण और लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है श्रीमत प्लस शरतचंद। मित्रों शरतचंद का भी संधि होता है, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। त के बाद में च हो तो त भी च में बदल जाता है, तो इस प्रकार शरत प्लस चंद होता तो शरतचंद हो जाता है। इसका भी संधि विच्छेद हो सकता है। ठीक है,
हमें यहाँ पर त के साथ में श को जोड़ना है। तो आप देख सकते हैं श्रीमत में त हलंत है और इसके बाद में श है, जैसा कि हमें सूत्र में चाहा गया है। अब हम बात करते हैं इनकी संधि क्या होगी। तो मित्रों यहाँ पर आप देखोगे श्री म, यहाँ तक तो जैसा है वैसा का वैसा। त के बाद में श है तो त का रूपांतरण हम किस रूप में करेंगे, आप समझ रहे होंगे। त का रूपांतरण हम च के रूप में करेंगे। उसके बाद में क्या है, श है तो श को किस में बदलेंगे, श को छ में बदल देंगे। और बाद में क्या जो शेष पद बचा है एज इट इज़ हमें इसके साथ में रख देना है रचंद। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि श्रीमत शरदचंद को हमने जोड़ा तो नया शब्द हमें श्रीमत शरदचंद प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मच्छरचंद नहीं है, ये बांग्ला भाषा के जो एक महान उपन्यासकार हुए हैं, महान कवि हुए हैं शरदचंद, ये उनका नाम है। श्रीमत आप जानते हैं एक आदर सूचक पद है जो कि शब्दों के साथ में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ में लगाया जाता है। ये हमारा एक सामाजिक रीति रिवाज है। श्रीमत प्लस शरदचंद को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है श्रीमत शरदचंद। इसी प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए और साथ में दे रहा हूं ताकि आप भी उन शब्दों पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है साथियों, मैं मेरी क्लास में, मेरे वीडियो में मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट जो है वो केवल निढाल होकर के देखता रहे। मैं आपको आपके लायक जो कंटेंट्स है उदाहरण के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में साथ में देता रहता हूँ। आप मोबाइल के कीपैड और अपनी अंगुलियों का बेहतर इस्तेमाल करें, तालमेल बनाते हुए उत्तर बराबर देने की कोशिश करते रहें ताकि उनका सही रूप क्या होता है मैं भी अच्छी तरह से देख लूं। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसको ठीक कर सकूं। ठीक है, तो मित्रों अब मैं यहाँ पर इसी सूत्र के कुछ और उदाहरणों के बारे में चर्चा करूँगा। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है तत् प्लस शिव। मैं एक उदाहरण को और आपके लिए सॉल्व करता हूँ, उसके बाद में सारे उदाहरण आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें उन पर। ठीक है, यहाँ पर इनकी संधि करते हैं। आप देखते हैं कि त के बाद में क्या है, श है। तो नियम अनुसार आप त में जो तत् है इस तत् का रूपांतरण तच के रूप में यानी त को आप च के रूप में बदल दोगे। अब बाद में जो आया है शिव में मित्रों आपने देखा होगा कि जो श है श का रूपांतरण हम किस रूप में करते आए हैं, अब तक श का रूपांतरण हम छ के रूप में करते आए हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर श के साथ में कोई मात्रा हो तो मात्रा छ के साथ में उसी रूप में यथावत आएगी। यानी श को तो हम छ में बदल देंगे लेकिन जो ई की मात्रा है ये साथ में यथावत रहेगी। तो शिव का रूपांतरण किस में हो जाएगा, शिव के रूप में हो जाएगा। अब आप इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़िएगा। तत् का आपने क्या कर दिया तच और शिव का क्या हो गया शिव। दोनों शब्दों को जोड़कर लिखोगे तो क्या हो जाएगा तच्छिव। तो ये इसका सही संधि रूप होगा। इसी प्रकार जो आगे के उदाहरण हैं उन्हें आप सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, शब्द है सत्य प्लस शास्त्र। श्रीमत प्लस शंकर। ठीक है, अगला शब्द है महत प्लस शांति। महत प्लस शक्ति। तत् प्लस शत्रु। उत प्लस श्वास। ठीक है, कुछ जटिल वैरायटी के जो उदाहरण हैं वो भी मैं साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ। शब्द मैंने लिख दिया उत प्लस श्रृंखल और एक शब्द मैंने लिख दिया महत प्लस श्रद्धा। साथियों इस प्रकार के जो उदाहरण हैं ये उदाहरण आपको गाइडों में, किताबों में, क्लासों में थोड़े कम पढ़ने को मिलते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे उदाहरणों को भी विशेष रूप से ध्यान देकर भली प्रकार से पढ़ लें ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का कठिन से कठिन भी यदि कोई सवाल आ जाए तो आप चुटकियों में उन शब्दों को हल कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से ऐसा कोई एक शब्द नहीं बचेगा जिसका उत्तर आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
मुझे विश्वास है कि जो बाकी के उदाहरण हैं वो तो आप कर लोगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श आधा है, आधा श है, तो मित्रों घबराने की बात नहीं, छ भी आधा होगा। अब आपको समस्या यहाँ पर ये हो सकती है कि छ को हम आधा किस रूप में लिखेंगे। तो मित्रों छ को आधा लिखने का तरीका यही है कि छ को तो छ के रूप में ही लिखना है, नीचे इसके हलंत लगा देना है। यानी उत प्लस श्वास को जब हम जोड़ेंगे तो आप देखोगे कि त का तो च हो जाएगा, जो श आधा है उसका आधा छ, इस प्रकार हलंत के साथ हम करेंगे। बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा का वैसा इसके साथ में रहेगा, यानी उत प्लस श्वास को जोड़कर हम क्या बना देंगे, उच्छ्वास बना देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उत प्लस श्रृंखल और महत प्लस श्रद्धा, इन दो उदाहरणों की। ये उदाहरण आपके लिए थोड़े कठिन, थोड़े जटिल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत प्लस श्रृंखल। शब्द हम ले लेते हैं उत प्लस श्रृंखल। तो मित्रों सबसे पहले तो स्वरों का, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं कि स्वरों की मात्राओं का आपको अच्छी तरह से योग हो, जो ज्ञान है वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं कि जिनका योग कुछ व्यंजनों के साथ में होता है, तो कई बार व्यंजनों की पूरी शक्ल व सूरत बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस श्र के बारे में। तो मित्रों ये जो श्र है इसमें दो वर्ण हैं, जिसमें पहला है श हलंत और इसके साथ में जुड़ा हुआ है री स्वर। जब भी कभी किसी व्यंजन के साथ में जब श को आधा लिखते हैं तो हम इसी रूप में लिखते हैं। इस रूप में जो लिखा हुआ श वस्तुतः शब्द शुद्धि ये गलत होता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे कि अश्व में अगर हम अश्व ऐसा लिखते हैं तो हो सकता है शब्द शुद्धि में ये सवाल आपका गलत हो जाए, क्योंकि श को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, अश्व को इस प्रकार से लिखोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। इसी प्रकार एक शब्द और होता है विश्वास। सामान्यतः आप और हम सब इसी प्रकार से लिखते हैं, लेकिन जब बात शब्द शुद्धि की हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा शब्दों के मानकीकरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। विश्वास को अगर हम ऐसे लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, सही माना जाएगा। शब्द शुद्धि में यही शब्द सही है। विश्व को हम सब लोग इसी प्रकार से लिखते हैं, आप भी ऐसे ही लिखते हैं, सामान्यतः हम भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जब बात शब्द शुद्धि की आ जाए तो हम इस विश्व को इस प्रकार से लिखा हुआ सही मानते हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। शब्द शुद्धि भी संधि का ही एक पार्ट है। सामान्यतः वर्णों से जुड़ी हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका अपाकरण, उनका निराकरण, उनका संशोधन हम संधि अध्याय में ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। आपने श के साथ में री को जोड़ा है तो री व्यंजन जोड़ने के बाद में श के साथ में कभी भी री की मात्रा इस तरह से आपको लगी हुई नहीं मिलेगी। ये मात्रा हमेशा श प्रकार से ही लिख करके और मात्रा ऐसे ही लगी हुई हमें मिलेगी। तो ये जो है वो श्र है, यानी श तालव्य श के साथ में री की मात्रा का योग जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके साथ में ऊपर अनुस्वार लिखा हुआ है। आशा करता हूँ अब ये जो श्रृंग का जो मामला है ये अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार बहुत ही तसल्ली से इस चीज़ को समझ लें। ये चीज़ें सामान्यतः आपको वीडियो में किसी क्लास में पढ़ने समझने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि विद्यार्थी भाषा की हर बारीकी को अच्छी तरह से समझे, सीखे। इसीलिए मैं ये छोटी छोटी बातें आपको बताता रहता हूँ, आप भी इनको। ठीक है, अब हम करते हैं इनके विच्छेद के बारे में। ठीक है, तो ये जो श्रृंखल है इसमें आपको मालूम पड़ गया कि अब इसके दो खंड हम क्या करेंगे, श के साथ में री स्वर की मात्रा लगी हुई है। अब परिभाषा के अनुसार पहले त है, बाद में श है, तो त का रूपांतरण हम किस रूप में करेंगे, त का रूपांतरण च के रूप में हो जाएगा, तो उत का क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि श है बाद में, तो सूत्र में आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि सूत्र में आपको मैंने ये बताया था कि त के बाद में श हो तो श का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम इस श को किस रूप में लिखेंगे, छ के रूप में लिखेंगे। बाद में स्वर जो है वो स्वर और उसके ऊपर लगा हुआ जो अनुस्वार है वो यथावत रहेगा। शेष पद इसमें क्या बचा है, खल। अब हम बात करते हैं इसको जोड़ने की। तो मित्रों च हल तो छ के साथ जुड़ेगा, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा,
उच्छ। अब आप देख रहे हैं छ के बाद में री स्वर है, तो री स्वर की मात्रा छ के साथ में इसी प्रकार से लगेगी। ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार इसके ऊपर भी उसी तरह से हम लगाएंगे। पीछे क्या बचा है, जो खल बचा है, इसको हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत प्लस श्रृंखल का सही संधि पद क्या होगा, उच्छृंखल होगा। कई बार आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का शब्द संधि विच्छेद किया हुआ देकर के और सवाल पूछ लेते हैं कि इस शब्द का सही संधि पद क्या होगा। विकल्प में आपको यह भी मिलता है, विकल्प में आपको इस प्रकार का भी कोई शब्द मिल सकता है, में आपको कोई शब्द मिल सकता है। ठीक है, इस प्रकार का भी कोई शब्द मिल सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों विकल्प है आपने अब तक बनाया है वही सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत हैं, केवल एक यही सही है। तो उत प्लस श्रृंखल का संधि पद क्या हो जाएगा, उच्छृंखल हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, ध्यान में रखें। ऐसा का ऐसा मैं शब्द आपके लिए एक और दे रहा हूं, आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और अपने आप को मेरे सम्मुख प्रमाणित करें कि आप कितने सही हैं, कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, शब्द मैं आपको सरल नहीं दूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरा विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने वाला होता है, वो घबराता नहीं है शब्दों को देख करके, शब्दों के जाल में फंसने। यहाँ पर शब्द लिखा है प्लस श्रृंगार, ठीक है। ये जो एक शब्द लिखा है मैंने आपके लिए लिखा है, आप इसी तरह से समझते हुए इस शब्द का उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं जांच करूंगा, उसके बाद में मैं वहीं पर इस चीज़ की पुष्टि करूंगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियम के बारे में। ठीक है, तो मित्रों जो शब्द है मैंने आपको शब्द लिखा है महत्व प्लस श्रद्धा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक चर्चा कर लेते हैं। शब्द मैंने क्या लिखा है, महत्व प्लस श्रद्धा। यहाँ पर आपको इन दो शब्दों के बीच का अंतर समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसा कि हम इन शब्दों के खंड करेंगे तो यहाँ से श व्यंजन निकलेगा और री स्वर निकलेगा, जो कि मैं आपको पिछली इस स्लाइड में इन उदाहरणों के साथ में बता चुका हूँ। रही बात श्र की, मित्रों जो श्र है ये एक संयुक्त व्यंजन, दो खंडों में नहीं, इसको पूरे 3 खंडों में विभाजित करना होगा। इसके पूरे 3 खंड बनेंगे। तो देख खंड कौन से बनते हैं। सबसे पहले इसमें श व्यंजन है, दूसरा आप देखेंगे इसके साथ में र भी एक व्यंजन है, तीसरा आप इसमें देखेंगे अ स्वर है। तो कहीं पर भी श के साथ में र लिखा जाएगा तो फिर ये श्र हमेशा इसी रूप में लिखा जाएगा, ये साथ में अ की मात्रा हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखें जो इसको पूर्ण बनाती है। ठीक है, तो ये जो श्र है ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी व्याकरण में 4 ही संयुक्त व्यंजन माने गए हैं, जिसमें से क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण हैं। ये श्र इसी की श्रेणी का है, श्रीमान वाला श्र है ये, जिसमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है। ऐसे वर्णों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ में अब आपके समझ में आ गया होगा कि श्र में कौन कौन से वर्ण आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद की। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर आप देख रहे हो त, यहाँ पर आपने देखा कि श्र के अंदर 3 खंड है, जिसमें सबसे पहला क्या हो गया, श, और श के साथ में अगर मैं बात करूं तो पूर्ण रूप से केवल एक र वर्ण ही मैं इसमें जुड़ा हुआ मान लूं। ठीक है, तो र अगर इसमें जुड़ा हुआ मानते हैं तो इसका रूप क्या बन जाता है, श प्लस र, श प्लस र। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो आप देखो त के बाद में श आना चाहिए, त के बाद में श इस उदाहरण में भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि ये जो त है इस त का रूपांतरण किस में कर दोगे, च के रूप में। तो महत का क्या हो जाएगा, महच। अब आप आगे देख रहे हैं श है, तो श का रूपांतरण आप किस में कर दोगे, छ में। पीछे क्या बचा है, र, और उसके बाद में धा, श्रद्धा वाला धा। ठीक है, अब हमें इन शब्दों को वापस जोड़ देना है।
ठीक है, तो शब्दों को जोड़ोगे तो क्या रूप आएगा सामने आपके। शुरू करते हैं। च के बाद में छ है तो हम क्या जोड़ेंगे, महत छ। अब छ हलंत है और उसके बाद में र है, तो मित्रों ये हो गया छ हलंत। और वर्ण जो र होता है, व्याकरण में हम पढ़ते हैं कि यदि किसी हलंत वर्ण के बाद में यदि र होता है तो ये र वर्ण हमेशा पूर्व वर्ण के नीचे की तरफ लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब हम क के साथ में र को भी जोड़ते हैं तो ये तो क हो गया और ये र इसी प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि प के साथ में भी यदि हम र को जोड़ेंगे तो प इस प्रकार लिखा जाएगा और र इसी प्रकार लिखा जाएगा। कोई भी व्यंजन आ जाए, मान लीजिए ख्रिस्ताब्दी का ख आ गया और उसके साथ में भी हमने र जोड़ा तो ख प्लस र जुड़ेगा तो ये ख इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो र वर्ण जो हमेशा इसी एक वर्ण के नीचे इस ऐसी डंडी के रूप में आता है, तो यहाँ पर छ तो हलंत हैं और ये साथ में र जुड़ गया तो ये छ इस प्रकार से हो जाएगा। बचा हुआ जो बाद वाला पद जो धा है, ये धा इसी प्रकार साथ में आ जाएगा। तो महत श्रद्धा का सही रूप क्या हो जाएगा, महत श्रद्धा हो जाएगा। त के बाद में श हो तो त को च में बदलना है, श को छ में बदलना है। ये जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन जैसा उदाहरण है, इसलिए कहीं पर अगर श्र लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, श्र, तो श्र को हमेशा आपको छ के रूप में बदलना है। कैसे बदलना है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। छ हलंत है इसलिए हमें छ को हलंत ही रखना है, साथ में र र जो है वो इस रूप में वर्ण के साथ में लिखा जाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा ही यदि मैं आपको कोई एक और उदाहरण दे दूं तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे, अब ऐसा मेरा विश्वास है। एक उदाहरण मैं आपको ऐसा दे ही देता हूं ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाएगी आप क्लास में कितने कॉन्सेंट्रेट हो, कितने अवेयर हो, कितना पढ़ रहे। मैंने दूसरा शब्द लिखा है आपके लिए, महत प्लस श्रम, महत प्लस श्रम। इन दो शब्दों को जोड़ करके इन दो शब्दों की आपको संधि करनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले नियमों के बारे में। मित्रों अगला जो नियम है व्यंजन का, त अथवा द के बाद, त अथवा द के बाद यदि ट अथवा ड हो तो क्या हो जाता है, अथवा रूपांतरण हो जाता है। हो तो त अथवा द का हो जाता है, अथवा ड हो जाता है। ठीक है, हम इस नियम को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आप जानते हैं त और द ये दोनों किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं। और इसके बाद में ट अथवा ड किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो ये दोनों मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो नियम आप यूँ भी समझ सकते हो कि तालव्य ध्वनि के बाद में यदि मूर्धन्य ध्वनि हो तो तालव्य ध्वनि का भी मूर्धन्यीकरण हो जाता है, यानी कि त अथवा द जो है वो अपने ही क्रम के अनुसार ट अथवा ड में बदल जाते हैं। ये व्यंजन संधि का तीसरा नियम कहता है। इसके जो कुछ उदाहरण हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो मित्रों यहाँ पर इसका उदाहरण हम देखते हैं, तत् प्लस टीका। सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों, कई बार इस प्रकार के तत् प्लस टीका ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं, इनका जो जुड़ा हुआ संधि पद होता है उसका अर्थ क्या होता है। कई बार ऐसे अर्थों को समझने में हमें बहुत मुश्किल होती है, हम अपने तरीके से उनके कुछ अनर्गल अर्थ भी निकाल लेते हैं, कई बार उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं तत् प्लस टीका। ठीक है, तो मित्रों ये जो टीका शब्द है ये टीका एक बहुअर्थी शब्द है। ठीक है, कई अर्थों में हम टीका शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक विवाह की रस्म भी होती है। ठीक है, विवाह की एक रस्म भी होती है टीका। मंदिर में जाते हैं तो मस्तक पर कुमकुम या चंदन का भी क्या लगाते हैं, टीका। अच्छा, एक जो टीका होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है, छोटे छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को इस चीज़ का मालूम होता है, वैक्सीनेशन। इसको भी हम क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बात कहता है और उसकी कही हुई बात पर हम कोई तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं उसको भी क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में टीका शब्द का एक अन्य अर्थ और होता है आलोचना। ठीक है, तो मित्रों आलोचना का जो शाब्दिक अर्थ
निंदा नहीं होता है। सामान्यतः हम आलोचना का शाब्दिक अर्थ समझते हैं निंदा करना, तो केवल निंदा में तो बुराई बुराई की जाती है, जबकि आलोचना में बुराई नहीं होती है। गुण और दोष इन दोनों का सम्यक विवेचन किया जाता है आलोचना के अंतर्गत, जिसको भी हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तो यहाँ पर जो टीका शब्द ये आया है, ये आलोचना के संदर्भ में आया है, गुण दोषों के सम्यक विवेचन करने वाली किसी पुस्तक विषय संबंध में आया है। तो आशा करता हूँ टीका शब्द के जो अर्थ हैं वो आप समझ गए होंगे। अब हम इन दोनों शब्दों की एक बार क्या कर संधि कर लेते हैं, दोनों शब्दों को जोड़ लेते हैं। तो पहले आप क्या देख रहे हैं, तत् का अंतिम वर्ण क्या है, त, उसके बाद में वर्ण क्या है, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि बाद वाले वर्ण के साथ में यदि कोई स्वर आ जाए तो वो स्वर यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो हमेशा हलंत होगा। तो अब आप यहाँ पर इस त को किस में रूपांतरित कर दोगे, ट के रूप में, और बाद जो ट है वो ट ही, साथ में ई की जो मात्रा है वो टीका टीका ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे क्या हो, तो मित्रों जो सबसे पहले जो तत्व में जो त है वो यथावत रहेगा, बाद में जो हलंत त आया है इसको हम हलंत ट के रूप में बदल देंगे, और बाद वाला शब्द जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। संधि पद क्या हो जाता है, तत्टीका, यानी इसका अर्थ होता है वैसी ही आलोचना। तत्टीका का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, वैसी ही आलोचना। ठीक है, ऐसे ही कुछ और शब्द मैं लिख लेता हूँ, तत् प्लस टंकार, सत प्लस टीका। तो इन शब्दों का आप संधि करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इनका उत्तर ज़रूर दें। निश्चित रूप से मैं आपके उत्तर को देखूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं ताकि आप अच्छी तरह से वापस पुष्टि भी कर लें अपने उदाहरणों की। तत् प्लस टंकार को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्टंकार। सत प्लस टीका को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सट टीका। अब यहाँ पर कई बार विद्यार्थी एक गलती और कर देता है कि इस ट के साथ में इस ट को यानी एक आधे और एक पूरे वर्ण को साथ में जोड़ते हैं, तो हम एक दूसरे के नीचे इस प्रकार से लिख देते हैं। शब्द शुद्धि इस प्रकार का लिखना सरासर होता है। ठीक है, ऐसी गलतियों से बचें। त को ट के रूप में लिखना है तो वो हलंत के रूप में ही हमें लिखना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। यही इसका शुद्ध रूप होगा। यदि आपने इस तत्टंकार को इस प्रकार से लिख दिया हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सही माने। ठीक है, ये उत्तर आपका गलत हो सकता है। सत प्लस टीका को भी कि अगर इस प्रकार से लिख दिया तो ये आपका उत्तर गलत हो सकता है। यही इनके शुद्ध रूप हैं जो मैंने लिखे हैं। हमेशा भाषा को शुद्ध रूप में ही सीखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि उच्चारण में, लेखन में और परीक्षाओं में हर जगह कम से कम हमारे ज्ञान में एक निश्चयता की स्थिति रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, लिखने के हिसाब से क्षेत्रीय रूपांतरण भाषाओं के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के मनमाने जो प्रयोग हैं वो कुछ लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेखन में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि हम भाषा के मानकीकरण और शुद्धिकरण की तरफ ध्यान देते हैं तो इस प्रकार के शब्द जो मैंने लिखे हैं ये गलत हो सकते हैं। जो मैंने इनसे पहले जो शब्द लिखे हैं आप इनको एक बार अच्छे से देखें। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। यदि शब्द शुद्धि में भी इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो जो शब्द मैंने सही कर रखे हैं आप भी उन्हीं को चुनें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरणों के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए त के बाद में ड वाले कुछ उदाहरण जो हैं आ जाए, तो शब्द मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत प्लस डीन। तो मित्रों यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है उत प्लस डीन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर व्याकरण के एक और जो नियम है वो नियम यहाँ पर लागू होगा, जिसके बारे में हालांकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। मैं अगले वीडियो में जो जहाँ पर आएगा वो नियम आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको उसका एक सामान्य सा मैं पहले परिचय दे दूँ। तो मित्रों यहाँ पर नियम ये बनता है
कि सामान्यतः किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो त है, ये त क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। और इस प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि डीन में जो ड है, ये ड क्या है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। किस वर्ग का? ट ठ ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो प्रथम पद में जो ये किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि जो त है, तो त के बाद में ड यानी तीसरा वर्ण हो तो प्रथम पद का जो वर्ण होगा इसका भी क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो ये जो त है, इस त का रूपांतरण तीसरे वर्ण के रूप में क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। त थ द, त पहला, थ दूसरा और द तीसरा। तो ये जो त है वो भी तीसरे द के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर नियम बनता है कि त के बाद में क्या आ रहा है, ड आ रहा है। तो अब आप देखोगे कि द के बाद में ड होगा तो द का रूपांतरण भी किस रूप में हो जाएगा, ड के रूप में हो जाएगा। तो ये जो त है, यहाँ पर आपको कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, उद प्लस डीन, तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। दोनों में से जो विकल्प आए, हालांकि इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल जो उदाहरण होते हैं, दो इस प्रकार के एक साथ नियम दिए नहीं जाते हैं, दो उदाहरण एक साथ ये सही होने वाले दिए नहीं जाते हैं, या तो उत देगा या उद देगा, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि दोनों ही जो शब्द हैं वो सही हो सकते हैं। अगर दोनों आ जाए तो जैसा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि हमें द को ही चुनना है, और अगर उद वाला विकल्प अगर नहीं आए तो हम विकल्प को उद को जब हम जोड़ेंगे तो रूप क्या हो जाएगा, उड्डीन। शब्द क्या हो जाएगा, उड्डीन। इस प्रकार से ध्यान में रखें इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे कैसे कुछ और भी उदाहरण तो मिल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द आ गया प्लस डयन, शब्द क्या आ गया, उद प्लस डयन। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। द का रूपांतरण किस रूप में हो जाएगा, ड के रूप में हो जाएगा। तो उद प्लस डीन का उड्डीन हुआ, वैसे ही उद प्लस डयन का क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि के अगले नियम के बारे में, ठीक है। अब तक पढ़ लिए हैं व्यंजन संधि के 3 नियम, ठीक है। ये हम तीसरा नियम जो है वो पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि का जो चौथा नियम है, इसके विषय में मित्रों हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैंने चौथा नियम पढ़ा दिया तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो आपके पढ़ने के लिहाज से भी थोड़ा दुरूह कठिन हो जाता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में फिर कुछ और नए नियमों के साथ में मिलेंगे। नमस्कार।